Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 50 पर पहुंच चुके हैं और आज का ये सवाल हमारे जेईई एडवांस PYQ से लिया गया एक सवाल है। तो पहले आपको इसे खुद से एक बार ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद इसके सल्यूशन को मिस नहीं करना है। आप किसी भी तरह आंसर ले आने के पीछे ना जाएं। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल है। अगर आप इसके सल्यूशन को एंड तक देखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि हमारे ऐप का लिंक आपको हमारे पिन कमेंट पे इस वीडियो के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाने वाला है। आप हमारे ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, आप हमारे कोर्सेज को चेक करेंगे। कोर्सेज में हमने जेईई 2024 और जेईई 2025 वालों बच्चों के लिए अभी कोर्सेज शुरू किया था, जिसमें हमने कंप्लीट मैकेनिक्स डन कर लिया है। और सिंस जेईई 2024 बहुत करीब आ चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैकेनिक्स 50% के लेवल पे और आप उसको बिल्कुल टॉप लेवल की करना चाहते हैं, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। कंप्लीट मैकेनिक्स वाला कोर्स आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं जेईई 2024 वालों के लिए। सिंस बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके लिए, तो अगर आप 50% पे हैं और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल टॉप लेवल की आपकी मैकेनिक्स हो जाए, तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए। बट अगर मैं 2025 वालों के लिए देखूं, 2025 वालों की बात करूं, तो फर्जी मैकेनिक्स के साथ आप आगे अच्छी नहीं कर पाएंगे चीज़ें फिज़िक्स में। तो फर्जी मैकेनिक्स से दूर रहें और अच्छे मैकेनिक्स को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मस्ट डू कोर्स होना चाहिए। इस सवाल में मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छे मैकेनिक्स से आप किस तरह से सवाल को एनालाइज कर पाते हो, और वो हर एक चीज़ आपको हमारे इस कोर्स में मिलने वाला है। और दूसरी कोर्स की बात करूं, जो कि हमारा अभी ऑनगोइंग है, जो कि SHM वेव्स प्लस ऑप्टिक्स का है। ऑप्टिक्स के अंदर दोनों मिलेंगे आपको, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स। तो ये कोर्स मैं 2024 वालों बच्चों के लिए भी हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा इसे, बिकॉज आप सिर्फ लेक्चर्स के प्रॉब्लम के थ्रू आप अपने 4 से 5 सवाल जेईई एडवांस में अभी भी विदिन 40 to 50 लेक्चर्स जो भी इसमें लगने वाले हैं, उसके थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल टॉप क्वालिटी की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है 2024 वालों के लिए। और 2025 वालों की अगर बात करूँ, तो भाई लोग आप लोग को तो कहीं भटकना ही नहीं है। 2025 वालों के लोग तो कहीं भटकना ही नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर कंप्लीट फिजिक्स डन करने वाले हैं आपके लिए। इसी ऐप पर आपको लगातार कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हम कंप्लीट फिजिक्स डन करेंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर पेंडिंग है, इस पे आने वाला है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू किया जाएगा। और अगर आप कर लेते हैं कंप्लीट फिजिक्स, और अभी मैं अगर इस कोर्स के बारे में बात करूं, तो फिर आपको इससे बेहतर कोर्स जिस लेवल पर आपको छोड़ा जाएगा, इसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस लेवल तक आप पहुंच सकते थे इतने कम टाइम पे। कम टाइम क्या, टाइम तो ठीक ठाक ले रहे हैं हम, बट आपके हिसाब से अभी आपके पास जो टाइम है उसके हिसाब से आप कम टाइम पे चीज़ों को डन कर सकते हैं बहुत बेहतरीन लेवल पे, और आप इंडिया लेवल पर compete कर सकते हैं इन कोर्सेज की मदद से। तो एक बार मैं आपको उसे ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप फर्जीवाड़ा से दूर रहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार हमारे कोर्सेज को जाकर चेक करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार चेक करते हैं, क्या बोला गया है सवाल पे, फिर इसके सल्यूशन को आप देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो ये सवाल था हमारा जेईई 2011 पे था शायद का सवाल है, और बिल्कुल सिंपल लुकिंग सवाल है बट इंटरेस्टिंग है। एक बार आप चेक करेंगे क्या बोला गया है। ठीक है, आई थिंक आपने
पढ़ लिया होगा क्या स्टेटमेंट है। तो मैं इसके सोल्यूशन पर अब आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है इसे। तो आप केस 1 देखेंगे जिसमें क्या बोला गया है, द डिस्क नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर, मतलब ये यहाँ पर फिक्स्ड है, सेंटर के अबाउट घूमने लायक नहीं है ये। और केस 2 पे आपको क्या बोला गया है कि डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर, फ्री है केस 2 पे, केस 1 पे फ्री नहीं है। और the rod disk system performs SHM in the vertical plane after being released from the same displaced position. Which of the following statements is or are true? तो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट हैं, 1 by 1 चेक करते हैं किस तरह से देखना है इसे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसमें केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1 या फिर केस ए। तो केस ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके पास पॉइंट P है जो कि हिंज है, सपोज मान लीजिए पॉइंट P है, हिंज है, और मैंने यहाँ पर वही डिस्क बना लिया कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसका पहले क्या कंडीशन था सर, पहले ये कैसा दिख रहा था, पहले ये ऐसा रखा हुआ था, इक्विलिब्रियम पे कैसा रखा हुआ था, कुछ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर मेरा पॉइंट था ए, सपोज मान लो एक पॉइंट था ए। अब जब ये थीटा एंगल मोड़ दिया हमने इसे, जब थीटा एंगल इसे मोड़ दिया हमने, तो ए पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। तो थीटा एंगल, ए पॉइंट भी थीटा एंगल से मुड़ चुका है, तो ए पॉइंट का भी अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो थीटा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझें चीज़ों को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल अगर देखें तो ये ए पॉइंट और ये पूरा रॉड का सिस्टम एक प्योर रोटेशन मोशन पर है, एक प्योर रोटेशन पर है। तो प्योर रोटेशन से क्या समझते हैं सर आप, प्योर रोटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन पर है तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा उनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगी, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन पर है तो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल हमेशा एक सर्कल पर होगा और उस सर्कल का रेडियस उनके लाइन जॉइनिंग के बीच का लेंथ होता है। आई थिंक आपको इसके बारे में पता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्योर रोटेशन चल रहा होगा। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो किसी वेलोसिटी L, अगर ये लेंथ L है तो L ओमेगा से चल रहा होगा, अगर ये रॉड का सिस्टम ओमेगा से चल रहा है। और सेंटर के अबाउट, अच्छा A वाले पॉइंट के पास क्या वेलोसिटी होगी सर, ए वाले पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो इसके पास होगा L प्लस आर ओमेगा। क्या होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज ये एक प्योर रोटेशन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके पास यही हुआ है। तो L प्लस आर ओमेगा ए का वेलोसिटी है। और अगर यहां से आप देखें तो ए के रिस्पेक्ट में या फिर सेंटर के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कैसे दिखने वाली है, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी अगर आप देखें तो L प्लस आर, ऐसा लिखना था मुझे, L प्लस आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, L प्लस आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, और ये L ओमेगा। तो आप L ओमेगा वाले टर्म को कैंसिल करेंगे और सेंटर के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो आपको कैसे देखने को मिलने वाली है, वो देखने को मिलने वाली है आर ओमेगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह के मोशन को हम प्योर रोटेशन बोलते हैं, जब किसी भी एक पॉइंट के अबाउट दूसरा पार्टिकल एक सर्कल पे होगा और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो उनके बीच के लाइन जॉइनिंग का डिस्टेंस होता है। बिल्कुल समझ में आया। तो अगर ऐसा है सर तो क्या मैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं। देखो उसको डील कैसे करना है सवाल को, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, आंसर ले आने वाला मेरा काम यहां पर नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं क्या मैं यहां पर इस सिस्टम का, तो लिख सकते हो आप। तो पहले मैं रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिख लूं, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम अगर लिखूं तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ml²/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। मैं लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट p इस सिस्टम का, ml²/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, बिल्कुल सही है, प्लस ये रॉड का हो गया। अब मुझे किसका लिखना है, इस डिस्क का लिखना है अबाउट p,
तो डिस्क का अबाउट पी अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख लूंगा डिस्क का सेंटर का प्लस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर का, ऐसा लिखूंगा, डिस्क के सेंटर का प्लस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर का। बिल्कुल मैं नॉर्मली बताना चाह रहा हूं। तो सेंटर किस पे, एल ओमेगा से चल रहा है, पीप से कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे। तो इस वजह से सेंटर का अगर लिखें तो कैपिटल एम इसका मास दिया गया है, एल ओमेगा, तो एल ओमेगा वेलोसिटी हो गया एल, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ ओ। और साथ में मुझे यहां पर क्या लिखना है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में डिस्क कैसा मोशन है, सारे पार्टिकल कैसे कर रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं, किस सर्कल में, जो भी उससे लाइन जॉइनिंग का डिस्टेंस होगा। तो इस वजह से सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखें तो वो होगा m r स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये कैसे लिखें, आई ओमेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं किस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं। सर एंगुलर मोमेंटम क्यों लिख रहे हैं, या तो आपको टॉर्क और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना है। तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिख लेता हूं अबाउट p, तो dl बाई dt मुझे टॉर्क देने वाला है, dl बाई dt मुझे टॉर्क देने वाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए dl बाई dt करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो अगर मैं dl बाई dt करूँ यहाँ पर तो आपको मिलेगा ml स्क्वायर बाई 3 एल्फा, बिकॉज डी ओमेगा बाई dt इज एल्फा, प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, कैपिटल M L स्क्वायर फिर एल्फा, एल्फा को मैं बाद में लिखूंगा, प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ एल्फा। तो क्या यही टॉर्क है सर, बिल्कुल ये टॉर्क है, बिल्कुल ये टॉर्क है। और आप देख सकते हैं कि ये जो टॉर्क हमने लिखा है वो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल्फा, जैसा ही टर्म आ रहा है, ये ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि हम यहाँ से टॉर्क के एक्सप्रेशन पर आ चुके हैं। बिल्कुल समझ में आया सर, कोई परेशानी ही नहीं है इसमें तो समझने में। अच्छा, तो अगर सर ये टॉर्क आ चुका है तो क्या मैं टॉर्क को और भी किसी मेथड से लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकते थे, फोर्स की मदद से लिख सकते थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट P है, P पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर लिखना है तो एक ही फोर्स तो है, एक ये mg है और यहाँ पर एक कैपिटल mg है, यही जो दो एक्सटर्नल फोर्स हैं। और अगर ये डिस्टेंस देखें तो l/2 है और ये कंप्लीट डिस्टेंस देखें तो l है। और अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो मुझे पता है साइन कंपोनेंट का रोल है, यहाँ पर mg साइन थीटा का रोल है। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो टॉर्क का सेकेंड एक्सप्रेशन मैं उसी पॉइंट P के अबाउट लिख सकता हूँ, mg l/2 साइन थीटा, और थीटा छोटा है इस वजह से थीटा लिख दूंगा मैं, साइन थीटा को थीटा लिख रहा हूँ, प्लस कैपिटल mg l टाइम्स ऑफ थीटा। ये भी तो मेरा टॉर्क है, बिल्कुल सही बात है, ये भी तो मेरा टॉर्क है। तो दोनों टॉर्क के एक्सप्रेशन को आप एक बार इक्वेट कर दो। तो अगर आप दोनों टॉर्क के इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो यू विल फाइंड ml स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स बाई 2 टाइम्स ऑफ एल्फा, और फिर साथ में अगर फर्स्ट लिख देते हैं तो ml स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू दिस, विच इज mg l/2 थीटा प्लस mg l थीटा। आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और अगेन आप देख सकते हैं कि थीटा और एल्फा आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, बिकॉज थीटा कैसे आया था सर, थीटा आपने ऐसा लिया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जिसका सेंस क्लॉकवाइज और डायरेक्शन इनवर्ड है थीटा का, और जो टॉर्क आ रहा है वो बाहर आ रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन पर है थीटा और एल्फा। इस वजह से एक चाहूँ तो यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी, डायरेक्शन वाइज माइनस लगा दो तो कोई परेशानी नहीं होगी। थीटा को यहाँ पर आप अलग से लिखो और आपको देखने को मिलेगा mg_l प्लस mg_l/2 था ये, और mg थीटा को बाहर लिखेंगे और इस टर्म को मैं यहाँ पर I1 बोल रहा हूँ, इस टर्म को I1 बोल रहा हूँ। और चाहो तो यहाँ पर एक माइनस लगा दो तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, आपको यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल चुकी है केस 1 पे।
आई होप आपको समझ में आया होगा मैं किस तरह से इसे सॉल्व किया हूँ। चलिए केस 2 पर आते हैं। मैं इसको एनर्जी के थ्रू भी डिस्कस कर सकता था, बट अभी चलिए केस 2 पर आते हैं और फिर समझते हैं किस तरह से वो केस 1 से डिफरेंट है, केस 1 से किस तरह से डिफरेंट है। तो केस 2 पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का मटेरियल है, जैसा पिज़्ज़ा कटर होता है ना हमारा, वो पिज़्ज़ा कटर जैसे आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं इसको हैंग करूं तो आप सोचिए कि अगर मैं इसको ऐसा रखा था पहले, अगर मैं इसे ऐसे रखा था पहले और पॉइंट ए यहां पर था, और जब मैं इसे कुछ ऐसा मोड़ दिया, इसे मैं किसी वर्टिकल हाइट पे ले गया, फिर भी आप देखेंगे पॉइंट ए बिल्कुल वैसा ही है। पॉइंट ए नहीं घूम रहा है अबाउट सेंटर, पॉइंट ए का कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल अभी भी वर्टिकल सीधे लाइन पे लाई कर रहा है, पहले भी वर्टिकल सीधे वाले लाइन पर लाई करने वाला था। आई होप आप समझ रहे होंगे, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो ए पॉइंट आप देख सकते हैं बिल्कुल हमेशा नीचे रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर इस सिस्टम को एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको यहां से चीजें देखकर समझ में आएंगी कि ये जो पॉइंट ए है, मतलब या फिर ये जो पॉइंट हमारा सेंटर था तो ओ था, और ए वाला पॉइंट अभी भी आपको यहां देखने को मिलेगा। तो अगर ए वाला पॉइंट अभी यहां पर है, अगले मोमेंट पे जब ये यहां पर हो जाएगा, या फिर अगले मोमेंट, इसके पहले मोमेंट पे जब ये यहां पर था तो भी ए पॉइंट यहां पर था। अब इसका सेंटर थोड़ा ऊपर गया है, अगले मोमेंट में आपको ये चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। ए अभी भी यहां पर होगा और इसका सेंटर यहां पर होगा। तो इसका सेंटर एक सर्कल पे है, इसका सेंटर एक सर्कल पे है, बिल्कुल सही बात है, इसका सेंटर एक सर्कल पे है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसा बॉडी यहां था वैसा यहां रखा गया, वैसा यहां रखा गया। अपने एक्सिस के अबाउट इसमें कोई भी रोटेशन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप ट्रांसलेशन मोशन का डेफिनेशन याद करें तो एक तरह से ये बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, बिकॉज अभी ऐसा है, अगले मोमेंट पे ये पूरा शिफ्ट हो गया ऐसा, ये पूरा शिफ्ट हो गया ऐसा, यहां से उठा के यहां रख दिए। तो जब यहां से यहां जा रहा है ना, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और यही डिफरेंस है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा कि अगर आप झूले का एग्जांपल लें, जो एक बड़े वाले झूले चलते हैं, उसमें एक ऐसा है, यहां पर भी आप हैं, अगले मोमेंट में आप यहां हैं, फिर यहां हैं, फिर यहां हैं, यहां यहां, तो आप अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहे हैं और आपका हमेशा ओरिएंटेशन ऐसा है। तो जैसा आपका हर एक पार्ट एक जैसा मूव कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक पार्ट एक जैसा मूव कर रहा है, मतलब आप ट्रांसलेशन जैसे मोशन पे, आप रोटेशन पे नहीं, उसको आप रोटेशन नहीं बोलेंगे। तो आई होप आप रोटेशन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस समझ रहे हैं, और अगर आप इसमें डिफरेंस समझ चुके हैं तो चलिए अब इसमें सवाल में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो अगर मैं अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूँ, अगर मैं अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, आप ध्यान से समझिएगा कि इस पी पॉइंट के अबाउट रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो अभी भी ml²/3 है, कोई परेशानी नहीं, ml²/3 है, बिल्कुल ठीक है। प्लस डिस्क का अगर लिखें तो डिस्क ट्रांसलेट कर रहा है भाई, यहां पर डिस्क ट्रांसलेशन जैसे मोशन पर है, तो अगर ट्रांसलेशन जैसे मोशन पे है तो उसके सेंटर ऑफ मास का सिर्फ लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यहां पर कुछ है नहीं। तो अगर सेंटर ऑफ मास का सिर्फ लिखूं तो मुझे यहां पर, ये तो मैंने आई लिखा है, साथ में यहां पर एक ओमेगा लिखना चाहिए, प्लस कैपिटल एम, इसका सेंटर अगेन एल डिस्टेंस पे एल ओमेगा की वेलोसिटी पर है, तो एल ओमेगा इंटू एल प्लस तीसरा टर्म 0, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है यहां पर अगर देखा जाए पी पॉइंट के अबाउट। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे dLp/dt तो आपको टॉर्क मिलेगा अबाउट पी, और उस टॉर्क की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ml²/3 प्लस कैपिटल M L²
और होल टाइम्स ऑफ एल्फा, दिस इज टॉर्क अबाउट पी। ये टॉर्क अबाउट पी की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये टॉर्क अबाउट पी के जैसा दिख रहा है तो दूसरा टॉर्क कैसा होगा सर? फोर्स के थ्रू भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो फोर्स के थ्रू अगर लिखें तो ये फिर से mg लग रहा है और यहां पर फिर से आपको mg ऐसा लग रहा है। तो फोर्स के थ्रू जो टॉर्क लिख रहे थे वो तो चेंज हुआ नहीं, मतलब ये मैं इसे इक्वेट कर सकता हूं, इसे मैं इक्वेट कर सकता हूं किसके साथ? इसे मैं इक्वेट कर सकता हूं विथ mg L/2 mg L/2 थीटा प्लस mg L थीटा के साथ। और अगर आप थीटा को यहाँ से करें और इसको अगर I2 बोलूँ मैं, तो अल्फा की वैल्यू आपको देखने को मिलने वाली है सेम, ऊपर वाला कांस्टेंट वही है mg L/2 प्लस कैपिटल mg L, और नीचे आपका I2 लाई कर रहा है टाइम्स ऑफ थीटा, और ये फिर से आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गया। तो सिंस आप देख सकते हैं कि I2 पे एक टर्म मिसिंग है जो कि I1 पे था, इस वजह से I2 लेस देन I1 है और देयरफॉर ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। तो अगर मैं ऑप्शंस पर आपको एक बार ले जाऊं तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां पर ऑप्शंस में देखें तो यस आपको डी वाला ऑप्शन ठीक देखने को मिलने वाला है। और टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क तो दोनों केस में सेम था, दोनों केस में सेम था, बिकॉज फोर्स के थ्रू जब मैंने लिखा ना तो एक ही आ रहा था। तो रीस्टोरिंग फोर्स दोनों केस में सेम है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो बी वाले केस में ज़्यादा है, और आपका जो आंसर है वो ए और डी होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं यस ए और डी आपका यहाँ पर दो करेक्ट आंसर्स देखने को मिल रहा है। इसको मैं एनर्जी के थ्रू थोड़ा सा लिखने की कोशिश करके आपको एक बार दिखा सकता हूँ कि आप सेम इक्वेशन पर एनर्जी के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। तो एनर्जी के थ्रू जब आप पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरे पास ऐसा कुछ है, ये पॉइंट P है, और अगर मैं इस सिस्टम की एनर्जी लिखूं तो आप क्या लिखेंगे? इस सिस्टम की एनर्जी लिखोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ, रॉड का अगर लिखूं तो ml²/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, प्लस डिस्क की अगर बात करें तो डिस्क भी अगर हम देखें तो रोटेट ही कर रहा है, डिस्क रोटेट ही कर रहा है। तो अगर आप डिस्क की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? kinetic energy of the center of mass for with respect to the center of mass. तो kinetic energy of the center of mass is half m, और ये वाला डिस्टेंस अगर देखें तो वेलोसिटी क्या था यहाँ पर l ओमेगा होल स्क्वायर, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इट इज हाफ I mr²/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो उसका सेंटर पहले यहां पर था, अब यहां पर आ चुका है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो L cos थीटा है, ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस L cos थीटा है, पहले L था। तो ये कितना ऊपर आ चुका है? 1 माइनस cos थीटा mgl, यही तो आपका गेन इन पोटेंशियल है। तो अगर गेन इन पोटेंशियल लिखूं तो mgl 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। और अगर इस रॉड के गेन की बात करूं तो इसका सेंटर L/2 पे था, और अब जो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर कहीं, तो अब ये L/2 कॉस थीटा पर आ चुका है। तो इस वजह से मैं लिखूंगा mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जब आप इस एनर्जी को जीरो से इक्वेट करेंगे, मतलब इसको कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये एनर्जी तो कांस्टेंट है, और जब आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जब आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इट इज हाफ ml²/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा को मैं यहाँ पर 2 ओमेगा लिखूंगा, 2 ओमेगा, और d ओमेगा/dt को अल्फा लिखूंगा। इस तरह से जब मैं आगे चीज़ों को एक्सपैंड करते हुए आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिलने वाला है हाफ ml² टाइम्स ऑफ 2 ओमेगा, और d ओमेगा/dt इज अगेन अल्फा। फिर साथ में थर्ड टर्म हाफ mr²/2 और फिर से 2 ओमेगा और अल्फा,
और साथ में अगर यहाँ से प्लस करें और इसका डेरिवेटिव करें तो पहला टर्म तो चला गया और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा बनेगा, तो माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो एम एन जी एल साइन थीटा, और थीटा छोटा है इस वजह से इसको थीटा लिख सकता हूँ, और साथ में एम जी एल बाई टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को समय के साथ डिफरेंशिएट किया है। आप जब इसको हर जगह से ओमेगा ओमेगा वाले टर्म को कैंसिल करेंगे, हर जगह से ओमेगा वाले टर्म को करेंगे कैंसिल, बिकॉज यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना कॉस थीटा को, तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी भी आएगा ना एक, और यहाँ पर भी एक डी थीटा बाई डी टी आएगा, तो आप इनको भी ओमेगा की तरह कैंसिल करोगे तो ओमेगा पूरे चले गए, तो आप देख सकते हैं हाफ हाफ वाले सारे टर्म चले जाने वाले हैं, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 एल्फा हाफ एम एल स्क्वायर, और ये दोनों भी चले गए तो एम एल स्क्वायर एल्फा, और तीसरा एम आर स्क्वायर बाई 2 एल्फा इज इक्वल्स टू सेम वही टॉर्क का टर्म जो आपको पहले देखने को मिल रहा था। तो फिर से आप वही एक्सप्रेशन पर आ चुके हैं एनर्जी की मदद से भी। तो ये दो मेथड्स होते हैं, टॉर्क मेथड, एनर्जी मेथड, जिसके थ्रू आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनमें से आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों चीज़ों में वैसे ही लिख रहे हैं। जब आप सेकेंड वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो आपको पता है कि ये वाला टर्म मिसिंग होगा, बिकॉज वो अपने एक्सेस के अबाउट नहीं घूम रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इस इंटरेस्टिंग सवाल को डील किया है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आंसर लाना नहीं था, इसके एक्चुअल सोल्यूशन को और किस तरह से सोचना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सो आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पर मिलते हैं।